अपने पास पहले कंपाउंड है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होता है? Na+ और सही है। आयनिक यौगिक घुलेंगे किसमें? H2O। H2O क्या है बताओ? द्रव्य विलायक। O पर नेगेटिव, H पर, क्योंकि चाई O इज ग्रेटर देन चाई H। O की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है? O खींच लेगा, इसलिए O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना। दो पोल बन गए, दो पोल बन गए, इसका मतलब ये क्या है? ये डाइपोल है। दो पोल बन गए तो इसलिए मैंने इसको कहा क्या? ध्रुवीय विलायक। प्लस माइनस है, इस पर भी प्लस माइनस है, इसलिए आपने कहा था कि समान को घोरता है। तो ध्यान रखना, आयनिक यौगिक किस में घुलेंगे बताओ? ध्रुवीय विलायकों में। ये सेकंड है I2S8। ये ऐसे अणु हैं जो क्या है बताओ? अध्रुवीय ठोस हैं, इसलिए किस में घुलेंगे बताओ? अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। अध्रुवीय विलायक मतलब CH2 है, CCl4 है। समान को घोड़ता है भाई। आयनिक यौगिक ध्रुवीय में घुलेंगे और अध्रुवीय में घुलेगा। ठीक है, केस सेकंड देखें भाई, ये तो हो गया। इसके बाद देखें ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज है, सुक्रोज है C12H22O11 आदि क्या है बताओ? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायकों में घुलने चाहिए, पानी में नहीं घुलने चाहिए ना। आदि कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये पानी में उड़ जाते हैं। क्यों भाई? Hb बनाते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ क्या बनाते हैं भाई? Hb बनाते हैं। तो पहला केस तो हो गया कौन सा? समान को होता है। यहां कर फेल हो गया तो अपने नई कंसेप्ट लगा दी। कौन सी? Hb। नई कंसेप्ट लगा दी Hb। तो ध्यान रखना, जो पानी के साथ Hb बनाएगा, आदमी सॉलिड है, पानी में क्यों नहीं घुलता? Hb नहीं बनाता। मैं बना देता तो हटाओ। केस सेकंड, उसी के नीचे चल रहा है, विलेयता ही चल रही है। पहला फैक्ट्री चल रहा है। तो पहला तो क्या? समान को घोड़ता भाई, और दूसरा जो Hb बनाएंगे वो। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड पानी में घुलने चाहिए ना, आयनिक यौगिक पानी में घुलने चाहिए, लेकिन कुछ आयनिक यौगिक ऐसे दे दिए जाते हैं जो पानी में नहीं घुलते भाई। अब उसका रीजन अपन देंगे केस थर्ड लेकर। ठीक है भाई। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आएगा भाई। एल्कोहल पानी में घुल जाता है, H बनाएगा। एमीन पानी में घुल जाती है, H बनाता है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। अगला देखिए भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। Na+ + Cl-
ये भी गैस, ये भी गैस, क्या बन जाएगा? NaCl सॉलिड बन गया। ये प्लस और ये प्लस माइनस के बीच आकर्षण, ऊर्जा बाहर निकलेगी ना भाई। इस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। क्या कहा जाता है बताओ? जालक ऊर्जा। ठीक है, तो जालक ऊर्जा क्या करती है बताओ? Na+ और Cl- को भांती है। सही है ना? इन दोनों के बीच आकर्षण के कारण ऊर्जा बाहर निकली। इन दोनों के बीच अगर आकर्षण ज्यादा हो तो आकर्षण कम, ऊर्जा कम निकलेगी। आकर्षण ज्यादा, तो अगर मान लो इन दोनों के बीच ज्यादा आकर्षण है तो बाहर निकलने वाली ऊर्जा, तो मैं ऐसे लिख दूं सपोज कि आकर्षण अगर ज्यादा होगा तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बताओ जालक ऊर्जा क्या करती है? Na+ और Cl- को बांधे रखती है, तोड़ती है? बांधे रखती है। और अगर जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच आकर्षण ज्यादा होगा भाई, बहुत ज्यादा आकर्षण। NaCl को पानी में डाल दिया, आयन में टूट गया Na+। अब ये Na+ पानी के किससे गिर जाएगा बताओ? O- से, क्योंकि O पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है और H पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। इस प्लस के बीच माइनस के बीच आकर्षण है, यहां भी ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को आप कहेंगे जलयोजन ऊर्जा। Na+ पानी से गिर गया, धनायन का जलयोजन। Cl- पानी से गिर गया, धनायन का जलयोजन। और इस दौरान जो ऊर्जा बाहर निकलेगी वो तो जलयोजन ऊर्जा तो जब निकलेगी ना भाई, जब वो Na+ और Cl- में टूटेगा। टूटेगा नहीं तो पानी किसको गिरेगा भाई? किसी को भी नहीं गिरेगा ना। तो जलयोजन ऊर्जा के लिए आवश्यक शर्त क्या बताओ? टूटना चाहिए। आयनिक यौगिक पानी में टूटना चाहिए तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। कौन सी? अब अगर मान लो जालक ज्यादा है तो टूटेगा क्या? गुड़ेगा क्या? नहीं गुड़ेगा रे, जालक बांधे रखती है। तो वैसे कहूं कि अगर सपोज जालक ऊर्जा ज्यादा हो जलयोजन ऊर्जा से, जलयोजन ऊर्जा को बीच में मत लाओ, जालक ऊर्जा समझो। जालक ऊर्जा ज्यादा तो बांधे रखेगी, तोड़ देगी। है बिली? बोलो सही है कि नहीं? और अगर जालक कम है तो अब बताओ कौन ज्यादा है? जालक, जालक कम है कि ज्यादा? टूट जाएगा, गुड़ जाएगा। जालक ज्यादा है, नहीं टूटेगा, नहीं गुड़ेगा। ठीक है, दो केसेस और लिख दे। ये लगेगा किन में? आयनिक यौगिकों में लगेगा। आपको ऐसे कहा जाए कि कुछ यौगिक ऐसे हैं जो नहीं टूट रहे, नहीं गुड़ रहे। आयनिक यौगिक है फिर भी नहीं गुड़ रहा, आयनिक यौगिक है फिर भी नहीं गुड़ रहा। रीजन क्या बताओगे? जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। आयनिक यौगिक है फिर भी नहीं गुड़ रहा, क्या कहोगे? जालक ज्यादा होगी। माप से कहूं CaCO3 नहीं गुड़ रहा, कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं गुड़ रहा। क्यों नहीं गुड़ रहा भाई? Ca+2 CO3-2 प्लस माइनस से बना है ना, आयनिक है फिर भी नहीं गुड़ रहा। क्यों? जालक ज्यादा होगी। प्रभावित करने वाला पहला कारक था यह ना। दूसरा फैक्टर ले लें भाई, टेम्परेचर। मैं 3 कैटेगरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3 आदि का पानी में घुलना। देखो भाई, नमक है,
आप ये ले लिया आपने पानी भाई, ठीक है, और इस पानी में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। पानी है, पानी में क्या डाल दिया बताओ, नमक डाल दिया। पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, ठीक है। इधर सुनो भाई, पानी है, पानी में डाल दिया नमक, पानी में क्या डाल दिया, नमक, ठीक है। इतना सारा डाल दिया रे, डालते ही गुड़ जाएगा कि नीचे जाके बैठेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। NaCl नीचे जाके बैठ गया। अब मैं इसको गर्म कर दूं, मैं इसको गर्म कर दूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अब बताओ ये नमक इसमें गुड़ जाएगा या नहीं गुड़ेगा, गुड़ जाएगा ना। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इस नमक की पानी में विलेयता बढ़ जाएगी। सोलेबिलिटी, विलेयता को मैं इससे लिख रहा हूं, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर नमक कम घुलता है ज्यादा, सही है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, विलेयता बढ़ जाएगी, किसकी, नमक की। एक नमक का केसेस याद रखें बस, दूसरा उल्टा कर देंगे। नमक को पानी में डाल दिया रे, गरम कर रहा हूं, कम घुलेगा ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता, नमक पानी में घुलेगा नहीं, घुल जाएगा कब, टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी, सही है। अब आप ये बताओ, ये जो नमक पानी में घुल रहा है, उष्मा ले रहा है या उष्मा दे रहा है, ले रहा है ना। नमक पानी में घुल रहा है, उष्मा ले रहा है, उष्मा ले रहा है, मतलब उष्मा शोषी प्रक्रम, बोलो सही है कि नहीं। नमक का पानी में घुलना एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। उष्मा शोषी को तो छोड़ो, आप आगे की कहानी लिख दो। तो ताप बढ़ाने पर बोलो भाई, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी, ये था। तो ध्यान देना, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मान लो प्रक्रम उष्मा शोषी हो, प्रक्रम क्या हो, उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल H बराबर पॉजिटिव होता है भाई। एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है किसके लिए, उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए, ठीक है। कैसे होता मैं बताऊंगा इसको। उष्मा शोषी प्रक्रम है, नमक का पानी में घुलना एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। बताओ क्या किया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ गई ना। तो ध्यान रखना, अगर प्रक्रम उष्मा शोषी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है भाई। केस पहला केस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओ विलेयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल नमक, और भी देख ले आप। तो नमक का केस याद रखो रहे, बाकी सारा अपने आप खानी क्लियर हो जाएगी। नमक को पानी में डालो, टेम्परेचर बढ़ाओ, विलेयता बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही, और नमक पानी में घुल रहा है, उष्मा लेगा या देगा, लेगा। तो प्रक्रम, अगली बात समझ में, उष्मा शोषी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता, क्लियर बात भाई। ये समझ में नहीं आया कि डेल H बराबर पॉजिटिव कैसे आया उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है। इसको समझा दूं अब मैं। ये रिएक्टेंट है, मान लो मैं हूं, यहां मेरी ऊर्जा 40 जूल, और नीचे उधर के रोड पे गया 10 जूल ही रह गई। 40 यहां थी, वहां गया 10 रह गई, 30 कहां गई, बाहर निकल गई कि अंदर आई, बाहर निकल गई ना, सही है ना भाई। यहां मेरी 40 थी, कितनी रह गई, 10 रह गई। प्रोडक्ट बना जब, 40 थी 10 रह गई, 30 कहां गई बताओ, बाहर निकल गई ना, बाहर निकल गई। इसका मतलब प्रक्रम उष्मा 6P, प्रक्रम उष्मा 6P। अब मैं एंथैल्पी परिवर्तन निकालूं, एंथैल्पी परिवर्तन निकालूं। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब होता है ऊर्जा परिवर्तन,
ऊर्जा को ही एंथैल्पी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ऊर्जा को क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट की ऊर्जा ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, और डेल एच निकालने का तरीका है Hp माइनस HR। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की घटा, प्रोडक्ट की कम है ज्यादा 10 माइनस रिएक्टेंट कितनी है 40। आंसर कितना आया? उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी है तो डेल एच कितना आया? नेगेटिव आया। तो ध्यान रखना उष्माक्षेपी होगा ना तो डेल एच बराबर नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, ये ग्राफ आप 11th क्लास में पढ़ते हैं कि प्रक्रम उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है, प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो आंसर किस में आएगा? डेल एच बराबर नेगेटिव होगा। कौन से अभिक्रियाओं के लिए? रिएक्टेंट की ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम हो गई, इसका मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। परिभाषा आपने पहले ही पढ़ ली कई बार। उष्माक्षेपी का मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी, बाहर निकल गई थी प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर की प्रोडक्ट की कम हो गई तो आपका आंसर नेगेटिव है। ये कौन सी वाले अभिक्रिया बता दी मैंने? उष्माक्षेपी। उष्माशोषी के लिए उल्टा कर देंगे भाई, उष्माशोषी तो डेल एच बराबर पॉजिटिव। अब मैं लेता हूं दूसरा केसेस। ये तो नमक का था भाई कि नमक को पानी में घोलोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं लेता हूं CaO। CaO होता है बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना CaO। जो अपनी कड़ी आती है ना, एक कलर रहने वाली CaO। ठीक है, अब इस CaO को अब पानी में घोलना चाह रहे हैं अपन, तो सिंपल सा तरीका है CaO कड़ी का टंटा पानी में डालो, हाथ से उसको रोड़ो थोड़ी देर तक है? नहीं क्या करेगा तो फिर डंडी से हाथ क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब प्रक्रम उष्माक्षेपी होगा, ऊर्जा मुक्त हो रही है भाई। तो ध्यान रखना CaO का पानी में घुलना एक उष्माक्षेपी प्रक्रम, उष्माक्षेपी होगा तो डेल एच बराबर नेगेटिव आएगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी रे। वो तो खुद ही उष्मा दे रहा है, खुद ही उष्मा दे रहा है। सही है कि नहीं? अगर वहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता उल्टा हो जाएगा। सीधी बात है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता तो वहां घट जाएगी, क्योंकि ये उष्मा ले रहा है, वो उष्मा दे रहा है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी कि नहीं भाई? अब इसके बारे में लिख देता हूं, ध्यान दें। CaO NaOH Li2SO4 CH3 COO का होल ट्वाइस Ca आदि का पानी में घुलना, याद रखो कड़ी का पानी में घुलना कौन सा प्रक्रम है बताओ भाई? उष्मा बाहर निकलेगी ना, एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, उष्माक्षेपी है तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है भाई। प्रक्रम दोबारा बोले कौन सा है? उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी है तो डेल एच बराबर नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घटेगी। दो केस हो गए भाई, एक केस टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओ, नमक की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाने पर नमक, टेम्परेचर बढ़ाने पर नमक ज्यादा बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और CaO बिना भुजे चूने के लिए उल्टा कर देना। ठीक है, दो गए। केस थर्ड लेते हैं अपन। तो पहला केस तो हो गया भाई क्या? टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरा केस साइलेंट बेटर है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और एक टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट जाएगी भाई। ठीक है, अब अपन केस लेते हैं अगला, और मैं केस ले रहा हूं
ग्लूबर साल्ट का। किसका? ग्लूबर साल्ट। देखो ग्लूबर साल्ट क्या होता है भाई, Na2SO4.10H2, ये ग्लूबर साल्ट है। इस ग्लूबर साल्ट को अगर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए तो जो ही 32.4 होगा इसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस 10H2O, एनहाइड्रस साल्ट, ऐसा साल्ट जिसमें पानी नहीं है। ये हाइड्रेटेड साल्ट है, जलयोजित लवण है, इसमें पानी नहीं है। एक क्रिस्टलीय रूप दूसरे क्रिस्टलीय रूप में बदल गया। पहला क्रिस्टलीय रूप जिसमें पानी था, दूसरा क्रिस्टलीय रूप जिसमें पानी नहीं है। किस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ? मैं ऐसा कहूंगा कि वह ताप जिस पर एक क्रिस्टलीय रूप दूसरे क्रिस्टलीय रूप में बदल जाता है, संक्रमण ताप कहलाता है। क्या कहलाता भाई? संक्रमण ताप कहलाता है। अब बताओ यहां पर ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना आया भाई? है 32.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि ये 32.4 डिग्री सेल्सियस सबका यही रहेगा, सबका अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए SR अगर SM में कन्वर्ट होती है तो वहां 95.6 डिग्री सेल्सियस आएगा। रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगी तो वहां ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना आता है? 95। इसका मतलब अलग अलग आएगा रहेगी, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, हीरे को ग्रेफाइट में बदलो, ग्रेफाइट को हीरे में बदलो, वहां लगाएंगे, इस प्रकार के। ठीक है, तो वो होते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो संक्रमण ताप क्या होता है? एक क्रिस्टलीय रूप दूसरे में बदल जाए। क्या कहोगे आप इसे? केस चल रहा है थर्ड ग्लूबर साल्ट। इससे पहले क्या केस आए? टेम्परेचर बढ़ाओ सोलबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओ सोलबिलिटी, यहां दोनों मिक्स होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओ, दोनों केस। अब वो क्या होगा? 32.4 से पहले तक तो वो Na2SO4.10H2O था, 32 के बाद वो बदल गया किसमें? Na2SO4 में। प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी भाई, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। पहले प्रॉपर्टीज अलग थी, अब प्रॉपर्टीज कहीं नहीं कहते बदल गया तो ब्याह के बाद। इसका मतलब ब्याह से पहले प्रॉपर्टीज अलग थी, ब्याह के बाद प्रॉपर्टीज कोई बात क्या, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। 32.4 से पहले प्रॉपर्टीज अलग, बाद में प्रॉपर्टीज अलग। 32.4 से पहले क्या प्रॉपर्टीज थी वो सुनो। 32.4 से पहले तक टेम्परेचर बढ़ाओगे विलेयता बढ़ेगी भाई। 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है भाई, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कब? कम ताप लिख दो, चलो इसमें से कम तक। (32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब बताऊं किस पर? 32.4 से ज्यादा पर। 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता क्या होती भाई? घटती है। तो यहां दोनों केसेस आ गए, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट रही है। देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट रही है। रीजन ये है कि 32.4 तक तो वो अलग था भाई, 32.4 के बाद वो अलग हुआ तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 32.4 से कम पर तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और 32 के बाद
टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी, दोनों केसेस जलेंगे इससे भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड, मतलब 32.4 से पहले क्या था, 32.4 के बाद क्या हो गया, तो अपने पास केसेज हो गए 3। टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, नमक, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्युबिलिटी घट जाएगी, CaO, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओ सोल्युबिलिटी, यानी एक निश्चित ताप तक तो विलेयता बढ़ती है और उसके बाद विलेयता, मैं इसमें ऐसे लिखूं, अर्थात एक निश्चित ताप तक तो क्या होगा भाई, विलेयता बढ़ती है और उसके बाद क्या होगा भाई, विलेयता घटती है। ये ग्लोबल साल्ट का केसेज हो गया, ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के बात यह, टेम्परेचर बढ़ाओ विलेयता बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर घटाने पर विलेयता घट भी सकती है, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में से लिख देना, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये है ला सतालिए नियम के अनुसार, ला सतालिए नियम के अनुसार, ला सतालिए नियम, पहले इसको लिख दे, ला सतालिए नियम के अनुसार है भाई। मानो पेपर में ऐसा आ जाए भाई कि ला सतालिए नियम के अनुसार टेम्परेचर के इफेक्ट बताओ, फिर आप सोचा ला सतालिए तो समझाया ही नहीं था, है ना भाई। तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह है ये किसने बताए थे, ला सतालिए। तो ये ला सतालिए का नियम है, CH3COO माइनस, वापस देखिए CH3COO माइनस, एसिटेटाइन है भाई, क्या है एसिटेटाइन,
जिसको आपने पढ़ा था, एसी लिखा था मैंने कोलराउस नियम के अनुप्रयोगों में। क्या ये एसीटेट आयन है? क्या है? कैल्शियम जोड़ दिया, अब क्या बनेगा बताओगे? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ये दो कहां से आ रहे हैं? ये कैल्शियम पर चार्ज प्लस का 2 होता है और CH3COO माइनस पर 1 चार्ज होता है। अदला बदली कर देना, 2 आ जाएगा किसके नीचे? इसके नीचे। 1 चल जाएगा इसके नीचे। अदला बदली करते हैं तो बढ़िया, कैल्शियम एसीटेट। हो गया भाई? इसमें नीचे क्या लिखना है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ये लिख दे कि ग्लोबल साल्ट, बस ये रिएक्शन लिख दे और ये यहां तक लिख दो बोर्ड पे, जितना बोर्ड पे उतना पूरा लिख दे। रासायनिक बलगति की जब आपने पढ़ा था तो वही लिखा था, पॉजिटिव का मतलब वृद्धि और नेगेटिव का मतलब कमी पढ़ा था भैया ना। ठीक है भाई, ग्लोबल साल्ट जिस टेम्परेचर पर एक रूप दूसरे में बदल जाए संक्रमण ताप कहलाएगा। हो गया ना? इसमें क्या लिखोगे? एक निश्चित ताप तक विलेयता बढ़ती है और उसके बाद विलेयता घटती है, तो लिख दे ग्लोबल साल्ट में, ग्लोबल लवण में 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक, 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो विलेयता बढ़ती है। 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो विलेयता बढ़ती है और 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद, और 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद ताप बढ़ाने पर विलेयता अब देखो रे, सुनो, अब तक जो आपने पढ़ा है ये उसका बिल्कुल शॉर्ट बताऊं कि अपन इसको कैसे, फिर इसको बढ़ा देंगे वो अलग बात है, कैसे याद रखे। सुनो भाई ध्यान से रे, एक एग्जाम्पल आपके पास किसका है? NaCl का, और एक CaO का। सही है ना? सही है भाई। अब आप ये बताओ, नमक की बात करो, नमक पानी में डाल दिया, ताप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओ, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुने, ये भी बढ़ रहा है, सोलिबिलिटी बढ़ रही है ना, वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस या माइनस? प्लस ना, बस तो लिख देंगे डेल H बराबर प्लस। ये घट रहा है, घट रहा है मतलब डेल H बराबर माइनस।
बस ऐसे लिख दो। एक बात और, NaCl पानी में घुलता है, उष्मा लेता है देता है? अवशोषित करता है, उत्सर्जित? अवशोषित करता है तो उष्मा शोषित और ये उष्मा, बस इसी को तो थोड़ा बड़ा कर लिया था, सही है कि नहीं? क्या कर दिया इसको? बड़ा कर लिया था, ऐसे बढ़ा दिया लोग, ठीक है कि नहीं? उतार दो। तो ये क्या भाई, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक भाई ग्लूवर साल्ट में अलग बात है। पहले टेम्परेचर बढ़ाओ, सोलिडिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद संक्रमण ताप के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिडिटी घटेगी, सही है ना? अगला फैक्टर ले लें, प्रभावित करने वाला अगला कारक है दाब। टेम्परेचर के बाद अगला है दाब। ये दूसरा ताप था ना भाई, दूसरा ताप था, तीसरा है कौन सा? प्रेशर। सुनो भाई ध्यान से, इधर अपन कर क्या रहे हैं वो ध्यान से समझे। ये अपने पास क्या बताऊं, पानी द्रव है, आपने इसमें डाल दिया नमक, नमक नीचे पड़ा हुआ है। मैं देखना चाह रहा हूं प्रेशर का इफेक्ट, किसका? ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव देख रहा है। दोबारा समझो, क्या देख रहे हैं बताओ? किस पर? ठोसों की द्रवों में विलेयता। दूसरी बात, अगर मान लो मैं यहां पर पानी लेता और घोड़ता क्या? गैस, तो आप क्या कहेंगे? गैसों की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, या क्या कहोगे? ठोस की द्रव में विलेयता, सही है कि नहीं? डाल दिया। अब मैं प्रेशर लगाऊं, तो प्रेशर लगाने पर बताओ, ये पानी का गिलास जो फुल भरा हुआ है ये आधा हो जाएगा क्या? पानी पर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है क्या? कोई एक कप चाय कर लिया है, मैं कहूं थोड़ा दबाकर इसको आधा कर दूं, हो जाएगा क्या? अर्थात द्रव पर और ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहां पर दाब का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? लिख दे लाइन, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला टॉपिक डालें, गैसों की द्रवों में विलेयता में, गैसों की द्रवों में विलेयता। एक लाइन लिख दे पहले, गैसों की द्रव में विलेयता को, विलेयता का मतलब घुलना होता है भैया, मान लें आप, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे? अवशोषण गुणांक से।
देखो बात समझो, ये मेरे पास पानी है 1 ml। कितना पानी भाई? ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी, क्योंकि ml बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के, चाहे सेंटीमीटर क्यूब बोल दो ml बोल दो, बात ही की है। पानी कितना मेरे पास? 1 ml। ठीक है, अब मैंने इसमें CO2 जोड़ दी, मैक्सिमम मात्रा CO2 की मैक्सिमम मात्रा गुणी 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml पानी में CO2 कितनी गुणी बताओ? 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब है ना भाई, ये 0.2 इसका क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक क्या होता है भाई? गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो कि 1 ml पानी में घुला हुआ है। गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो कि 1 ml पानी में घुला हुआ है। सही है कि नहीं भाई? क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। 1 ml पानी में उपस्थित गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन क्या कहलाएगा? उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में उपस्थित गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, हटाओ। तो अवशोषण गुणांक का मतलब है 1 ml पानी में CO2 O2 कितनी उड़ रही है भाई? कितनी उड़ रही है? ml में आयतन। गैस का ml में आयतन जो कि किस में गुणा हुआ है? 1 ml पानी में। गैस का ml में आयतन जो कि 1 ml पानी में गुणा है। ठीक है भाई, अगले लिखेंगे अब कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अगला लिखें, प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला फैक्टर लिखें, पहला फैक्टर है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। देखो भाई सुनो, ये पानी है, ठीक है, इस पानी में गैस गई और वापस आ गई, जैसे गई वैसे वापस आ गई। इसका मतलब वो घुड़ी नहीं। सही है कि नहीं भाई? आदमी पानी में गया वापस आ गया, इसका मतलब वो गुड़ा नहीं, उसमें गुड़ा नहीं। और अगर मान लो आदमी चल जाता और वापस नहीं आता तो इसका मतलब वो गुड़ गया। गैस पानी में गई बाहर नहीं आई, इसका मतलब वो, ठीक है। अब दो कंडीशन, गुड़ गई तो या तो उस गैस ने पानी के साथ रिएक्शन कर ली होगी, या तो पानी के साथ रिएक्शन कर ली होगी, या फिर वो पानी में जाने के बाद अपने आयनों में टूट गई होगी। दो कंडीशन बता रहा हूं, या तो गैस पानी के साथ क्रिया कर ली होगी या फिर
आयनों में टूट गई होगी। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि अगर चल जाए और वापस नहीं आए ना भाई, तो इसका मतलब वो गुड़ गई, रिएक्शन कर गई। सही है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया गया, वापस नहीं आया, क्यों? रिएक्शन कर गया, हो गया भाई, रिएक्शन कर गया होगा वहां, रिएक्शन कर गया होगा। फोन कर पूछ रहा आया क्यों नहीं, मैं बस गया यहीं भाई, टार बाड़क सब, क्यों? मकान उकान बना लिया, वहीं बस गया, इसका मतलब गया, वापस नहीं आया, रिएक्शन कर गया। सही है कि नहीं भाई? तो कुल मिला के बात यह है कि कोई गैस उड़ती या नहीं, वो डिपेंड करती है या तो रिएक्शन कर जाएगी या नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन सुने भाई। अब मैं वही गैसों को कैटेगराइज कर रहा हूं, गैसों को कैटेगराइज कर रहा हूं। सुने भाई, NH3, HCl, SO2, CO2, इसको हटाता हूं। NH3, SO2, CO2 पानी से क्रिया कर जाती है, पानी से क्रिया कर जाती है। कैसे क्रिया करती है सुनना। NH3 को अगर पानी में घोड़ा जाएगा या भेजा जाएगा तो ये पानी के साथ क्रिया करके बनाती है NH4OH। एक H को इस पर लाओ, NH4 हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ OH, NH4OH बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में टूटता है भाई, इसमें NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये यहाँ तक पॉजिटिव रहा है, यहाँ तक नेगेटिव रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए आप CO2 को पानी में घोलते हैं तो इससे बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड है। देख लो दोनों में 2 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, H2CO3। अब ये H2CO3 भी अपने आयनों में टूटता है, कैसे? 2H प्लस में, ये तो प्लस और ये माइनस में, CO3 -2 में टूटता है। तो ये पहली कैटेगरी है जो विलायक के साथ क्रिया कर जाती है, पहली कैटेगरी जो विलायक के साथ क्रिया कर जाती है। तो जो गैस विलायक से क्रिया कर जाएंगी वो गुड़ जाएंगी भाई। HCl की बात करूं, HCl को आप पानी में डालो, ये अपने आयनों में टूट जाता है भाई, H प्लस और H प्लस पानी से गिर जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, H प्लस पानी से गिर जाएगा, इसलिए मैं इसको कहूंगा एक्वस, पानी से गिरना, सल्यूशन कहलाता है। तो H प्लस एक्वस का मतलब ये पानी से घिरा हुआ है। Cl माइनस के नीचे भी क्या लिख दूं? एक्वस। तो यहां बताओ HCl का क्या हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है? पानी में आयनन हो रहा है। HCl का पानी में क्या हो रहा है बताओ? आयनन होता है। ये भी ज्यादा उड़ेगी, HCl पानी में ज्यादा घुलती है, क्यों? आयन में टूट जाती है। अमोनिया पानी में ज्यादा घुलता है, क्यों? आयन में टूट जाता है। तो जो गैस क्रिया कर जाएंगी, आयनों में टूट जाएंगी, उनकी विलेयता पानी में ज्यादा होगी भाई। पहली लाइन लिखें, जो गैसें विलायक से क्रिया कर जाए, जो गैसें विलायक से क्रिया कर जाए या विलायक में आयनित हो जाए, विलायक से क्रिया कर जाए या विलायक में आयनित हो जाए, उन गैसों की विलेयता पानी में अधिक होगी।
उन गैसों की विलेयता पानी में अधिक होगी। पहली लाइन लिखें, NH3SO2 CO2 पानी से क्रिया कर जाती है, अतः विलेयता अधिक होगी। अतः विलेयता अधिक होगी। उतार दो। तो जो गैसें विलायक से क्रिया कर जाए या विलायक में टूट जाए, क्रिया कर जाए या टूट जाए, उनकी विलेयता ज्यादा होगी भाई। और जो न क्रिया करती हैं, न आयनों में टूटती हैं, उनकी विलेयता कम होगी भाई। जो न तो क्रिया करेगी न आयनों में टूटेगी, उनकी विलेयता कम होगी। N2 गैस O2 गैस न तो आयनों में टूटती है न क्रिया करती है, तो बताओ O2 और N2 की पानी में विलेयता क्या होगी? O2 N2 की पानी में विलेयता कम होगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि न तो वो क्रिया करती है और न आयनों में टूटती है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। O2 N2 की विलेयता कम होगी पानी में, कारण दिया भाई। फिर नीचे लिखें, जिन गैसों का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होता, आयनन या क्रिया नहीं करती, विलायक में आयनन या विलायक से क्रिया नहीं करती, उनकी विलेयता कम होगी। आयनन में से लिख देना, आयनन ना हो, किसी गैस की विलायक में आयनन ना हो या विलायक से क्रिया नहीं करे तो विलेयता कम होगी। नीचे लिखे, जैसे O2 N2 विलायक से न तो पानी से न तो क्रिया करती है, O2 N2 ना तो पानी से क्रिया करती है, न पानी में इनका आयनन होता है, अतः इनकी पानी में विलेयता कम होती है, कम उड़ेगी। ध्यान रखना भाई, क्यों कम उड़ेगी? ना तो आयनन होता है और ना रिएक्शन करेंगी। अवशोषण गुणांक, एक मिनट बस। अवशोषण गुणांक का क्रम, अवशोषण गुणांक का क्रम लिख दे भाई। सबसे ज्यादा होता अमोनिया का, फिर HCl का, फिर SO2 का, फिर H2S का, फिर CO2 का, फिर एसिटिलीन का, O2 का और N2 का। ऑक्सीजन ब्लड में इजीली घुलती है भाई। O2 N2
एल्कोहल में ज्यादा सोल्यूबल है। और ऊपर मैंने बताओ किसका क्रम लिखा है? अवशोषण गुणांक का मतलब है 1 ml पानी में गैस की घुली हुई वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन घुलता बताएं पानी में? NH3। इसलिए इसका अवशोषण गुणांक सबसे ज्यादा है, ये सबसे। अब बताओ ऐसा क्यों रहा है? N2 की सोल्युबिलिटी सबसे कम है, क्यों? न तो इसका आयनन होगा, नहीं रिएक्शन करेगा। अमोनिया की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्यों? क्रिया कर जाएगा रे। अमोनिया क्रिया करता है, क्या बनाता है? NH4OH। देखो यहां से लेकर के यहां तक वो गैसें हैं जो या तो क्रिया करेंगी या आयनिक हो जाएंगी, तो इनकी विलेयता ज्यादा होगी और इनकी विलेयता कम होगी। ठीक है।